Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉम। तो आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर 2020 का सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था। उसी एग्जाम में जो इको बीसीके का पेपर होता है, पेपर 4, उसका पेपर रिव्यू आज हम करने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए थे उन सभी के आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको वीडियो के एंड में 4 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जनवरी अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए और मई 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। इस पेपर को देखकर आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या आप अपना सकते हैं, आने वाले पेपर्स में किन चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट्स गोइंग। सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2020 का इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे कौन कौन से चैप्टर्स से। जैसा कि आप सब जानते हैं, इको में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर 1 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए, चैप्टर 2 से भी अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस पूछे गए, चैप्टर 3 में 2 पार्ट्स हैं आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट का। ठीक है, तो प्रोडक्शन से उन्होंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, 7 क्वेश्चन, और कॉस्ट जो पार्ट है उससे 4 क्वेश्चंस पूछे। फिर चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हमारा चैप्टर 4 और सबसे लेंदी भी है, टिपिकल भी है चैप्टर 4। चैप्टर 4 से 17 क्वेश्चंस पूछे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 5, जो कि आप सभी का फेवरेट चैप्टर होता है, सबसे इजी छोटा सा बिजनेस साइकिल, उस चैप्टर से 11 क्वेश्चंस पूछे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स वर 57। सो आईसीआई जनरली, आईसीआई के अकॉर्डिंग कितना उसने बताया हुआ है आपको, 60 मार्क्स का इको का पोर्शन जनरली आईसीआई कहता है। बट पिछले एग्जाम में अगर आप देखें, नवंबर 2019 पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आए थे बीसीके से और इको से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, 70+ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स से। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार नॉर्मल रेशियो आया, 57 क्वेश्चंस लगभग इकोनॉमिक्स में पूछे गए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पांचों चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए। अब एक एक करके हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आया, डायरेक्ट क्वेश्चन था या इनडायरेक्ट, टफ था या इजी, और लास्ट में जो पॉइंट्स टू टेक होम की पॉइंट्स या टेक अवे पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट्स गोइंग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, मतलब पेट्रोल का प्राइस कम होने की वजह से पीपल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीजल, देन द गुड्स आर। ठीक है, डीजल का डिमांड कम हो गया। देखो, पेट्रोल की प्राइस कम और डीजल की डिमांड कम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहले मैंने लाइव बैच में बताया हुआ है, जब हमने लाइव क्लासेस में पढ़ा था, आपको एक चीज देखनी होगी कि गुड्स जो है वो रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। ठीक है, अगर अनरिलेटेड है, इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो हो जाएगी। ठीक है, पर यहां पर पेट्रोल और डीजल का रिश्ता तो है, जैसे बटर एंड कार, दे आर अनरिलेटेड, तो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी 0। बट यहाँ पेट्रोल और डीजल है, रिलेटेड तो है, यस। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा ये फाइंड करना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री। आप जानते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर देखो, प्राइस कम हो रही है और डीजल की डिमांड कम हो रही है। पेट्रोल की प्राइस कम, डीजल की डिमांड कम, पॉजिटिव रिश्ता है ना, एक कम दूसरा कम, तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहां पर मिलती है, सब्स्टिट्यूट्स के केस में। योर आंसर विल बी सब्स्टिट्यूट्स, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹120 पर केजी, राम बाइज 1 kg ऑफ एप्पल्स एट अ प्राइस। ठीक है, उस प्राइस पर राम ने 120 रुपए केजी जब प्राइस थी P0, ठीक है, तब उसने, राम ने कितना खरीदा, Q0 1 kg। नाउ व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल होके कितनी हो गई, 90 हो गई, देन राम बाइज Q1 कितना हो गया, 2 kgs ऑफ एप्पल। ठीक है, चलो ये हो गया।
सो नाउ इट इज आस्किंग यू, इट इज कॉल्ड एज व्हाट। क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने लग गए बिना देखे कि आगे पूछा क्या है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस आपकी कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ रही है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड होता है। अगर हम जानते हैं प्राइस के कम या ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो गलत है। इसका आंसर या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आप बताओ, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड क्या है, बढ़ रही है। जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइस के कम होने की वजह से, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क मेथड का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है देखो, टू नो द बेस प्राइस एंड द क्वांटिटी विच मेथड ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेस प्राइस का पता लगाने के लिए कौन सा मेथड इलास्टिसिटी का यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके मॉड्यूल से पूछा गया है। कहां पर, पेज नंबर 2.39 पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 2.39 पर आप देखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस, अगर बेस पता करना है तो आर्क मेथड यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल से, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मॉड्यूल की रीडिंग लाइन बाय लाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जब आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं लाइव बैच में, यूनिकॉम में, तब हम आपको इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल में हाईलाइट करवाते हैं, अंडरलाइन करवाते हैं, और हम आपको अलग से एक नई बुक छापकर नहीं देते, ताकि आपकी फैमिलियरिटी बढ़े इस मॉड्यूल से जो कि ICAI आपको देता है। उससे आपकी जान पहचान बढ़े, आपको अपनापन लगना चाहिए उस मॉड्यूल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स इज 1। इट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी 1 दिया है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मतलब Q0 जो है वो है 90, Q1 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, P0 और P1 दिया हुआ है। P0 है 300 रुपीज और P1 है 180 रुपीज। ठीक है, अब इसमें आपको नया क्वांटिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X। अगर आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा आगे, प्राइस इलास्टिसिटी आप जानते हैं 1 है, चेंज इन Q को हम यही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय Q इज व्हाट, इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 90 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P मतलब ये। ठीक है, सो 300 माइनस 120 इज 180 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस P0 दैट इज 300। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 36। चेंज इन Q का आंसर आएगा 36। ठीक है, ओके। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती कर दी। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन 36 भी है। अगर आपने 36 मार्क किया है, आई एम सॉरी बट ये गलत है। उसने पूछा न्यू क्वांटिटी क्या है। न्यू क्वांटिटी कैसे निकालोगे, न्यू क्वांटिटी जो ओरिजिनल Q0 था उसमें चेंज इन Q जो बढ़ गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है देखो, प्राइस 300 से 120 हुआ, कम हो गया। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। तो नई क्वांटिटी कैसे आएगी, पुरानी वाली, और जो बढ़ गया चेंज इन Q उसको ऐड करोगे ना, दोनों को मिलाओगे तब नई क्वांटिटी आएगी। Q0 क्या था, 90 था, तो चलो 90 हो गया। चेंज इन Q क्या है, आपने अभी निकाला 36 है ना, 36, 90 प्लस 36 126। सो दिस विल बी योर न्यू क्वांटिटी, ये होगा आपका न्यू क्वांटिटी। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 126 ना कि 36। 126 विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कहां से आया मैम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में एज इट इज पेज नंबर 2.38 पर इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, प्लीज 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 वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको केवल आंसर्स नहीं बता रही बल्कि मैं आपको टेक्निक भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करें और क्या गलती आप वहां पर कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक है, सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से। थियोरी ऑफ सप्लाई से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या क्वेश्चन है। पहली चीज, इफ क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस सब्सटैंशियली इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड देन इट इज, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो क्या होगा ये बताओ मुझे, कैसी इलास्टिसिटी हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 या रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन इलास्टिक, है ना। सो इट इज रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इनडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड। इनडिफरेंस कर्व जब एल शेप्ड होता है तब गुड्स कैसे होता है मुझे बताइए। इफ इनडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड, दो गुड्स कैसे होंगे। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपके मॉड्यूल से आया है, पेज नंबर 2.68 पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तो इनडिफरेंस कर्व उनका एल शेप्ड होता है। और ये मैंने लाइव बैच में आपको चीख कर बताया था, आपको अंडरलाइन भी करवाया था, हाईलाइट करवाया था, नोट्स में भी लिख के दिया था। सो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। लेट अस अज्यूम दैट इन द ओ वाई एक्सिस वी हैव अ गुड ए एंड इन द ओ एक्स एक्सिस वी हैव अ गुड बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये हमारे एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज वाई, दिस इज ओ, दिस इज एक्स। यहाँ पर आपका गुड बी है जिसको आप बनाना अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका गुड ए है जिसको आप एप्पल अज्यूम कर सकते हैं। ये कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड बी इंक्रीजेस बाय ₹1, मान लो इसका प्राइस पहले 1 था, अब इसका नया प्राइस हो गया 2, ठीक है। बट द प्राइस ऑफ गुड ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर P0 था 3 और अभी भी P1 भी है 3, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ प्राइस में। एंड इनकम ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकम भी अनचेंज्ड है। द बजट लाइन विल शिफ्ट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन करना है। किसका एप्लीकेशन, आपने जो नॉलेज ली है, जो आपने पढ़ाई की है उसको अप्लाई करना है। मैं बोलूँगी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था पेपर में जिसको सॉल्व करके मज़ा आना चाहिए जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। देखो क्या है, बजट लाइन के लिए बोल रहा है। बजट लाइन क्या होती है पहले तो मुझे बता दो। आप सबको पता होगा बजट लाइन कोई ऐसी लाइन होती है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो गुड्स हैं, दो गुड्स पे आपको पैसा खर्च करना है। जितना पैसा है पूरा खर्च करना है, कुछ बचना नहीं चाहिए और ज़्यादा खर्च आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। सो इट इज सेइंग कि यहाँ पर एप्पल पे तो प्राइस जो पहले थी वही है, बनाना की प्राइस बढ़ गई। अब बताओ बजट लाइन में क्या शिफ्ट होगा। और इनकम आपकी सेम है, मान लो आपकी पहले 200 इनकम थी, अभी भी 200 ही इनकम है। सिंपल सी बात है, दो गुड्स पर हमें खर्च करना है। एक की कीमत वही है, दूसरे की बढ़ गई है। जिसकी कीमत बढ़ गई है अब उसकी थोड़ी कम क्वांटिटी खरीदेंगे। ये तो अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा तो भी आपको पता होगा ना। सेम रुपीज आपके पास है, दो चीजें खरीदनी है, एक की प्राइस सेम है, दूसरी की प्राइस बढ़ गई। जिसकी प्राइस बढ़ गई भाई, जो महंगा हो गया वो आप थोड़ा कम खरीदेंगे। यानी ओ एक्स एक्सिस, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है ना, ओ एक्स एक्सिस, इस पे जो गुड है, कौन सा गुड है, बनाना। बनाना की क्वांटिटी अब कम आएगी, कम आएगी। पहले इतनी आ रही थी, अब हो सकता है इतनी आए, इतनी आए, इतनी आए या इतनी आए। इट मीन्स ओ एक्स एक्सिस पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। बजट लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, कहीं पर भी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, है ना। अब नई बजट लाइन कैसी होगी, देखो नई बजट लाइन कुछ ऐसी होगी, ऐसी, या तो ऐसी हो जाएगी, या फिर ऐसी हो जाएगी, या फिर ऐसी हो जाएगी, इतना, है ना, या फिर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इट विल शिफ्ट ऑन द ओ एक्स एक्सिस टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोल सकती हूँ। जी हाँ, जिसने सही किया है कंग्रेचुलेशंस, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस पेपर में एक चीज है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली थी पर अभी बता देती हूँ। इस पेपर में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो 57 में से 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं। 57 में से 15 क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं किसी न किसी तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
पुरुषोत्तम wanted to buy a laptop by paying 60,000। पुरुषोत्तम को छोड़ो, सृष्टि मैम को याद करो। मान लीजिए मैं लैपटॉप खरीदने गई, 60,000 रुपए देने के लिए मैं तैयार थी। एक्चुअल में शॉपकीपर ने बोला मैम 55,000 का ही है। मैं तो बल्ले बल्ले डांस करने लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या थी, 60,000 देना पड़ेगा। मैंने एक्चुअल में दिया कितना, एक्चुअल पेमेंट कितना किया, 55,000। डिफरेंस ऑफ ₹5,000 इज माई कंज्यूमर सरप्लस। 5,000 रुपए मेरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, यही पूछा था इसने कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप वाज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था, मैंने आपको लाइव बैच में अंडरलाइन करवाया था, शूमपीटर। सीधे सीधे आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वहीं से लाइन पिक करके इसने क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट देखिए, विच एक्टिविटी इज द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया, उन्होंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने सोचा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से प्रोडक्शन हो पाता है। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। विच एक्टिविटी इज द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बेस क्या है, बेस क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटीज का, किस वजह से प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि कंजम्पशन होता है इसीलिए प्रोडक्शन किया जाता है। अगर कोई यूज करने वाला, कंज्यूम करने वाला ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए आंसर इज डी, कंजम्पशन। कंजम्पशन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन द इंक्रीज इन इनपुट इट अकर्स ड्यू टू। ठीक है, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों बढ़ रहे हैं, इनपुट भी बढ़ रहा है और आउटपुट जो है वो भी बढ़ रहा है, पर अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करें या दोनों का कंपैरिजन करें तो आउटपुट ज्यादा गति से, ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसका? जब हमने लाइव बैच में साथ में पढ़ाई की थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी फायदा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो होता है इकोनॉमीज की वजह से। ठीक है, और अगर कोई भी नुकसान हो रहा है, डिसएडवांटेज या फिर कोई खामी है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो होता है डिस इकोनॉमीज की वजह से। यहाँ पर इनपुट से भी ज्यादा तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव साइन, समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव, सो इट विल बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज। तो ऑप्शन बी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आइसोक्वांट। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैम पहले तो मैंने इसे करेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद जैसे ही ऑप्शंस देखे तो आपकी बात याद आई कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ध्यान से। इसलिए फिर मैंने फिर से पढ़ा और समझ आया कि इनकरेक्ट है ये। सो टिप नंबर 2, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को भी 2 बार ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो आइसोक्वांट होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं होता। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैन बी अचीव्ड थ्रू। सो अगर आपको नहीं पता है, मैंने एग्जाम के कुछ ही दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो अपलोड किया था, जिसका लिंक ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करने से आपको मिलेगा। पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप कहीं और जाएं, क्योंकि एक बार जो चीज छूट जाती है वो बाद में नहीं हो पाती। सो नाउ यू शुड फोकस ऑन दिस वीडियो। तो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज वाला जो टॉपिक है, इसको आप अगर ऊपर ऊपर से केवल हेडिंग्स भी पढ़कर जाएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ देखिए, हेडिंग्स जो है उसी में से क्वेश्चन आ गया, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैसे मिलेगी? इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल नोहा एक एक्सटर्नल इकोनॉमी है, बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो है इंटरनल इकोनॉमीज के। ठीक है, सो अगेन इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एमपी विल बी डैश एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर? होता क्या है ये? देखो ये आपका y और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा एमपी कर्व होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। जब एमपी मैक्सिमम होता है तब उसे हम कहते हैं पॉइंट f, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं उसे। सो इट विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट बहुत ही आसान है। अगर आपने मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस भी देखे होंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है 4 यूनिट्स का। देखो जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट 100 है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट 100 होगी ना, क्योंकि जीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है? जीरो आउटपुट पे 0 होता है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इफ इट आउटपुट इज 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0, यानी जीरो आउटपुट पे जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट है। चलो अब एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट पता है तो एवरेज निकालना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है मैम। टोटल पे डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है, क्वांटिटी 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। एवरेज फिक्स कॉस्ट ये हो गया मैम। इट्स सो इजी। जी हाँ, इतना ही आसान था ये। नेक्स्ट देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी व्हाट? देखो सबसे पहले तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 100 है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स का एवरेज 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20। चलो अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5 यूनिट्स का? देखो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 5 यूनिट्स का 420, ठीक है। टोटल कॉस्ट 420। ओके, अब ध्यान से देखो आपके पास टोटल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? 420 माइनस 100 दैट इज 320, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास टोटल कॉस्ट था, टोटल फिक्स कॉस्ट भी था, दोनों को माइनस करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे यूनिट से, आउटपुट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 320 को डिवाइड कीजिए 5 से तो आपका आंसर आएगा 64। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, फिर से बहुत इजी है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ आउटपुट इज। अब बताओ मुझे मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बताइए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ये, क्या? 5th यूनिट का निकालना है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5 माइनस 1 n माइनस 1 यूनिट। मतलब ये टोटल कॉस्ट हो गया 420, माइनस करेंगे क्या? 5 माइनस 1 मतलब 4th यूनिट। 4th यूनिट ये देखो 5 माइनस 1 4th यूनिट का टोटल कॉस्ट दैट इज 360। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 60 आंसर आएगा और वही हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। देखो नीचे 60 हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो अब ये बोल रहा है द टोटल कॉस्ट इज 4200 एंड द फिक्स कॉस्ट इज 1200, देन फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है। ये क्या पूछा मैम? जी हाँ, यही पूछा, इतना सिंपल। वहां पर कई बच्चे तो सोच में पड़ गए होंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? कुछ तो ट्विस्ट होगा इस क्वेश्चन में। कोई ट्विस्ट नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा दिस माइनस दिस एंड दैट विल गिव यू 3000, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो इस तरीके से हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब आता है चैप्टर 4 जो कि बहुत भयानक लगता है सबको। अगर आपका जनवरी में अटेम्प्ट है तो चैप्टर 4 का क्विक रिवीजन 40 मिनट्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहे आई बटन पर मिलेगा। प्लीज उस वीडियो को देखें, आपको जरूर फायदा होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कुछ क्वेश्चन है, रेवेन्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। फिर से, इफ अ सेलर ऑब्टेन्स 6000 रुपीज बाय सेलिंग 50 यूनिट्स, 6000 रुपीज मिल गए इसको, एंड
बाय सेलिंग 53 यूनिट्स ही इज गेटिंग 6,204 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज मिल गए। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको एक फॉर्मूला नहीं आता तो। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट। अब यहाँ पर अगर आपको 53rd यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो 53rd यूनिट का TR तो है आपके पास में, ठीक है, ये तो है, बट ये कहाँ है? 53 माइनस 1 दैट इज 52। टोटल रेवेन्यू ऑफ 52 यूनिट्स कहाँ है ही नहीं मैम, इट इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नहीं, देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। पता है आपको? अगर लाइव बैच में पढ़ा है तो ज़रूर पता होगा, यूट्यूब पे अगर मुझसे पढ़ा है तो ज़रूर ध्यान होगा। तो इसलिए यहाँ पर अब आंसर आएगा आपका, इन दोनों में चेंज निकालो, 204, और क्वांटिटी में चेंज कितना होगा? 53 माइनस 50, राइट? सो 204 डिवाइडेड बाय 3, सो योर आंसर विल बी व्हाट? 68। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अ मार्केट में बी क्लासिफाइड इनटू, क्या होगा? कैश एंड फॉरवर्ड मार्केट। क्यों मैम, बाकी क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? देखो, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन है कि नहीं है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। होलसेल और रिटेल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपको, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है उसके बेसिस पे है क्लासिफिकेशन। सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करोगे तो कैश एंड फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। सो अगेन इट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप लोग अब तो मेरी बात मान ही जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे हैं इस बार। टोटल रेवेन्यू दिया है 7 यूनिट्स और 8 यूनिट्स और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। देखो, टोटल रेवेन्यू 8th यूनिट से है 46, टोटल रेवेन्यू 7th यूनिट से है 42, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है भाई 46 में से 42 को माइनस कर दो, आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो सिंपल। जी हाँ, सिंपल ही तो है, इसीलिए तो कहते हैं जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करो, सब सिंपल ही लगेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। अ मार्केट वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी पेएबल आइदर इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक ऐसा मार्केट जहां पर गुड्स की अदला बदली होती है पैसों के लिए, पैसे दो लो, गुड दो लो, कब? या तो इमीडिएटली, तुरंत हो जाता है, या विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। टोटल रेवेन्यू 120 यूनिट सेल करके आते हैं 6000, 121 यूनिट सेल करके आता है 6050। अब उसने पूछा है एवरेज रेवेन्यू 121 यूनिट से। ध्यान से सुनना, अगर आपने 120 यूनिट बेचे तो टोटल रेवेन्यू आया इतना, अगर आपने 121 यूनिट बेचे तो टोटल रेवेन्यू आया इतना। अब आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है 121 यूनिट का। क्या करोगे? एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? 6050, क्यू कितना है? 121, आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया, ठीक है मैम, हमारा भी आ गया था। पर मैम फिर इसने ये इंफॉर्मेशन दी ही क्यों है कि 6000 यूनिट सेल करने रुपीज आया, या 6000 का टोटल रेवेन्यू आया 120 यूनिट सेल करने से? इट इज नोन एज इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और अनवांटेड इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू। ये आपको कंफ्यूज हुआ करने के लिए दिया जाता है, इसलिए आपको इसको इग्नोर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन एबीसी लिमिटेड सेल्स 130 यूनिट्स देन टोटल रेवेन्यू विल बी। अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था, एवरेज रेवेन्यू आया था 50 रुपीज आया था ना। टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है जब 130 यूनिट सेल होंगे। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AR पर यूनिट रेवेन्यू कितना आया, मल्टीप्लाई बाय Q। हमने 50 रुपए प्रति प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट पे 50 रुपीज कमाया। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 130। आंसर कितना आ जाएगा, 6500। सिंपल और वेरी सिंपल मैम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू 5th यूनिट का। फिर से वही बात, मैम ये तो मार्जिनल रेवेन्यू इतना इजी, फिर से जी हाँ, टोटल रेवेन्यू TR दिया हुआ है, 5th यूनिट का पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो 400 माइनस 360 कर दीजिए, 40 आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर D, दैट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। अब ये क्या है, ये है चैप्टर 4th से आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइंड टू एक्सप्लेन डैश अंडर ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट। या तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस बोलता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ही कैन आस्क यू द डेफिनेशन और द मेजर क्रक्स और समरी ऑफ किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि किंग्ड डिमांड कर्व कौन से मार्केट में पाया जाता है। किंग्ड डिमांड कर्व इज फाउंड इन विच मार्केट। तीसरा, ये जो आपसे दिस क्वेश्चन, ये जो आप इसने पूछा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, सो सी, इस क्वेश्चन में उसने पूछा किंग डिमांड हाइपोथेसिस जो है वो बोलता क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है। हमें पता है वो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। कहाँ पर होता है, ओलिगोपॉली मार्केट में होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डैश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपॉली। क्या बेस्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपॉली का। लाइव स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, देखते ही उनको ध्यान आया होगा, मैंने आपको लिखवाया था। ओपेक आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था कि ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपॉली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैंने की है, जरूर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो बी विद मी टिल द एंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ओलिगोपॉली। अब आप कहेंगे मैम वो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से, अलग से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे क्यों उसने क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि सीधे सीधे उसने दिया हुआ है पेज नंबर 4.193 पर, पेज नंबर 4.193 पर उसने दिया है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली, इसलिए उसने पूछा है। और सुबह जो रिवीजन वीडियो मैंने बनाया था सेम डे, एग्जाम के सेम डे, चैप्टर 4 फुल रिवीजन वीडियो, उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 30, इन विच मार्केट प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से पता की जाती हैं। हाँ जी, तो ऐसा कौन सा मार्केट है बताइए आप मुझे, विच मार्केट। हमारा क्वेश्चन कहीं खो गया है और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है मार्केट फोर्सेस में। तो कहां पर काम करता है प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। कहां पर हम प्राइस फाइंड करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, है ना। क्यों, मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसा नहीं होता, ओलिगोपॉली में भी ऐसा नहीं होता। सो इट इज ओनली द परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई मिल जाए वहीं पर प्राइस डिटरमिन हो जाती है, ठीक है। चलो आंसर बी। नेक्स्ट देखो 31 क्वेश्चन, ये कहाँ से आया, ये भी आया आपके मॉड्यूल से। रेलवेज चार्जेस कंपैरेटिवली चीपर फेयर फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैंने आपको बताया था लाइव बैच में भी, जैसे डॉक्टर अलग अलग फीस चार्ज करता है किसी से, लॉयर अलग अलग फीस चार्ज करता है एक ही काम की अलग अलग कस्टमर से। एक अमीर मर्सिडीज में क्लाइंट आया, एक पैदल चल के फटे हुए कपड़े में क्लाइंट आया,
फर्क होता है ना, हिंदी मूवीज में देखते हो। ऐसे ही रेलवेज का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, जो स्पेशल कंसेशन होता है विमेन के लिए, उसका एग्जाम्पल दिया था। सो दैट इज व्हाट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये कहाँ से आया मैम? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये गलत किया है, जिनको मैं जानती हूँ, तो उनके लिए मैं बता दूं, स्मार्टफोन्स मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। क्यों, किसने बोला, कहाँ से आया? ये आया है आपके मॉड्यूल से, पेज नंबर 4.193। वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, टेलीफोन इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। कल्यूजन इज इम्पॉसिबल इफ एन इंडस्ट्री हैज। कल्यूजन का मतलब क्या होता है? कल्यूजन का मतलब होता है कॉपरेट करना, है ना। एक ओलिगोपोली का टाइप है कल्यूजिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉपरेटिव ओलिगोपोली। तो कल्यूजन इम्पॉसिबल कहाँ है? कहाँ पर ज्यादा कॉपरेशन नहीं हो पाता, जहां बहुत ज्यादा फर्म्स होंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो वहां पर कल्यूजन कॉपरेशन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आंसर इज ए। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, आई विल से एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म इट इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं बताओ? एक ऐसी इंडस्ट्री जब एक कोई लीडर की तरह एक्ट करे, इट इज नोन एज पार्शियल ओलिगोपोली। और जब कोई भी लीडर नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं? फुल ओलिगोपोली। जी हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके मॉड्यूल से, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, आई नो दैट। जानबूझ के मैंने गलत पढ़ा, ऐसा हम एग्जाम में करते हैं। इसकी एक टेक्निक है, आप जब क्वेश्चन रीड करें पेंसिल से इन स्टेटमेंट्स को, जो ये वर्ड्स होते हैं जैसे इनकरेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, ट्रू, एक्सेप्ट, इनको लाइन कर दें या सर्कल कर दें, ताकि आपका ध्यान नहीं भटके और आप जो लिखा है वही रीड करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। देखो, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप दी कहां पर है? पेज नंबर 4.195 पर दिया है नीचे। लाइव स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी नोइंग, मैंने अच्छे से आपको लिखवाया था, मार्क भी करवाया था। अब देखो, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप के ये तीनों फीचर्स हैं, ये तीनों फीचर्स हैं। यहाँ पे एक ओल्ड, सबसे पुराना, एक्सपीरियंस, रिस्पेक्टेड फर्म प्राइस लीडरशिप डिसाइड करता है, प्राइस लीडर की तरह एक्ट करता है, बाकी कंडीशंस को भी असेस करके, और बाकी लोग इसको जनरली फॉलो कर लेते हैं। सो लिव एंड लेट लिव फिलॉसफी इज नॉट अ फीचर ऑफ बैरोमेट्रिक लीडरशिप, ठीक है, ये नहीं होता है। लिव एंड लेट लिव फिलॉसफी इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सो ये एक हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन 35 का ए। नेक्स्ट देखो, कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू इज डिस्क्राइब्ड इन ओलिगोपोली। कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू हम जानते हैं, ओलिगो का मतलब ही क्या है? फ्यू, पॉली मीन्स सेलर, तो जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वाज अगेन वेरी सिंपल। फिर देखो, हमारा फेवरेट चैप्टर, छोटा सा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके बैक क्वेश्चन से आए हैं, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज अकर्स आफ्टर थ्रेट एंड बिफोर पीक? आफ्टर थ्रेट एंड बिफोर पीक, पहली चीज तो ये कि ये थ्रेट नहीं है, ये ट्रॉफ है, TROUGH, ट्रॉफ, ठीक है, इट इज ट्रॉफ, TROUGH। तो ट्रॉफ के बाद और पीक के पहले क्या आता है? तो अगर आप बिजनेस साइकिल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी होती है ना, है ना। इस लोवेस्ट पॉइंट को हम ट्रॉफ कहते हैं, इस हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक कहते हैं। इसके बीच में क्या आता है भाई? यही तो आता है जो ये रिकवरी होती है, एक्सपेंशन, रिकवरी, है ना। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट, इंडिकेटर्स पर मैंने आपको कहा था कि तीनों टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, जरूर पढ़कर जाएं। इसने पूछ लिया ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कोइंसाइड करता है या साथ साथ अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ होता है, बिजनेस साइकिल के मूवमेंट के साथ साथ चलता है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर या फिर कॉन्करेंट इंडिकेटर, ठीक है। तो कॉन्करेंट इंडिकेटर या फिर कोइंसिडेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। जानबूझ के उसने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑप्शंस में कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं लिखकर कॉन्करेंट इंडिकेटर लिख दिया,
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, व्हाट इज द मोस्ट विजिबल साइन ऑफ रिसेशन इन एन इकोनॉमी। रिसेशन मतलब क्या होता है, पहले रिकवरी, पीक, कंट्रैक्शन, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ट्रॉफ, है ना। सो रिसेशन का एक अच्छा इंडिकेटर, मोस्ट विजिबल साइन क्या है, देखो एम्प्लॉयमेंट कम होती है हम मानते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है, जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, मतलब जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं ना, तो इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी फॉल, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस लेवल। सो दिस वाज अगेन अ गुड क्वेश्चन आई विल से, ठीक है, फॉल इन द प्राइस लेवल। नेक्स्ट देखो, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ, टैक्सेशन पॉलिसी, अब ये कहाँ से आ गया, देखो ये कहाँ से आया, ये चैप्टर 5th में ही है आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, वहीं से आया है ये। दो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, दीज आर द एक्शंस टेकन बाय सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, एक्शंस विच आर टेकन बाय सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी अगर हम करना चाहते हैं, है ना, या फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना चाहते हैं, है ना, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, टैक्सेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा दी, कम कर दी, वो फिस्कल में आता है। सो टैक्सेशन किस में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में आएगा, ठीक है। मैंने लाइव बैच में ये बताया था आपको कि टैक्सेशन जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी में आता है। फिर आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 40 हो गया, 41 क्या कहता है, ड्यूरिंग द विच फेज, द फेज ऑफ ट्रॉफ ऑफ बिजनेस साइकिल द ग्रोथ रेट, क्या होगा इसमें, देखो डिप्रेशन में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है, बट ट्रॉफ में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी, इट विल बी नेगेटिव। ग्रोथ रेट नेगेटिव होने का मतलब ग्रोथ ही नहीं हो रही। अगर ग्रोथ रेट आपकी, देखो अगर आपकी ग्रोथ रेट स्लो है, स्लो मतलब आप बढ़ तो रहे हो पर धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बट ग्रोथ रेट नेगेटिव होने का मतलब देयर इज नो ग्रोथ दैट इज हैपनिंग, ठीक है। सो ट्रॉफ में ये नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इट इज अ dash is measurable economic factor that changes before economy starts to follow a particular pattern of trend, ठीक है। तो ये किसी ट्रेंड की इंडिकेटर की बात कर रहा है, पर क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है, that changes before economy changes, है ना, पहले ये बदलता है फिर बाकी साइन होते हैं बदलने के, पहले ये बदलता है। सो इट इज द लीडिंग इंडिकेटर, लीडर, राइट, एडवांस में जो बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, Which of the following is an internal cause of business cycle? कौन सा है भाई इंटरनल कॉज, इफेक्टिव डिमांड, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि आपके मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है, जो फर्स्ट पेज है जहाँ पे चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर दो हेडिंग्स है, जो एक टेबल बनी हुई है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज की, वो हेडिंग गलती से उल्टी लिखी हुई है, ये मैंने आपको बताया था लाइव बैच में। सो इसमें देखो आंसर क्या होगा, इंटरनल कॉज कौन सा है, इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन द इफेक्टिव डिमांड, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आपके लास्ट नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर 19 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर, क्या फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, मैंने आपको ऐसे याद करवाया, EPCT, ई फॉर एक्सपेंशन, या फिर उसको हम रिकवरी भी कहते हैं। सो ये फर्स्ट है। सेकेंड फेज है पीक, पीक भी यहाँ पर है। सी मतलब कंट्रैक्शन, रिसेशन, है ना, तो रिसेशन यहाँ पर है। फिर ट्रॉफ बोल दो या डिप्रेशन बोल दो, तो ये भी यहाँ पर है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये तो ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया, ऑप्शन ए राइट है। मैम ऑप्शन बी सी डी ये गलत क्यों है, देखते हैं। देखो बॉटम और ट्रॉफ सेम होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। पीक और बूम सेम होता है, ये गलत हो गया। अगेन पीक और बूम सेम होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज व्हाट, दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिया है, आपके मॉड्यूल में है, पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इनमें से कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई कोइंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल? इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, मैंने याद कैसे करवाया था, आई फॉर इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, आईपी और उल्टा कर दो पीआई, ये सब क्या हो गए? कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग डैश देयर इज फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी स्टेज होती है जहां पर फॉल होगा? किसमें? इन्वेस्टमेंट में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी। ऑफ कोर्स दिस इज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के फेज में ऐसा होता है। ठीक है, कंट्रैक्शन या रिसेशन बोल दो, फॉल होता है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट में। द मोस्ट फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल, इट इज नॉट द मोस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल इज इट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑलवेज देयर, है ना, ऑलवेज, ऑलवेज देयर, जो हमेशा प्रेजेंट हो, ऑलवेज देयर, इट इज एवरीवेयर, है ना। सो परवेसिव इन नेचर। ठीक है, रेगुलर लेंथ तो होती नहीं है भाई, रेगुलर लेंथ तो होती नहीं है। पीरियोडिक इंटेंसिटी, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी कैसी रहे। सो इट इज परवेसिव इन नेचर। ए 48 क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय। तो इकोनॉमिक्स एज अ ग्रोथ साइंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसने बताया भाई? पॉल सैमुअलसन ने बताया। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हम जानते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी को क्या कहते हैं? कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये सारे सी के नाम है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट देखिए 50, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स फिनोमिनन अकॉर्डिंग टू देयर कॉज एंड इफेक्ट। मैंने बहुत बार आपको बताया, रुद्रास्त्र रिविजन सीरीज में भी हमने डिस्कस किया कि जब भी कॉज एंड इफेक्ट की बात आती है, ये मतलब क्या है? प्योर साइंस है। प्योर साइंस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट नॉर्मेटिव बट इट इज प्योर और पॉजिटिव साइंस। 50th का हो गया करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखो, इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डैश एंड डैश विल बी मोर। भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में दो कौन सी चीजें जो ज्यादा होती हैं? क्या होता है? एक तो इनइक्वालिटी ज्यादा होती है और एक एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, हमें पता ही है ना। और सबसे कम कहाँ होता है? ये जितने भी लोग आप में से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे कम एक्सप्लॉइटेशन और सबसे कम इनइक्वालिटी कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी में होती है। ठीक है, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक या मिक्स्ड, ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, in which economy cost benefit analysis is used to answer the fundamental questions of economy। fundamental questions of economy होते क्या है? what to produce, how to produce, for whom to produce and future provision for growth। ठीक है, यही तो होता है। अब इन क्वेश्चंस का, फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो ये करती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस वॉज अगेन आई विल से अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन ये बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज व्हाट? विद इन एन इको सिस्टम इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं भाई, इसको बताओ। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 54, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। मतलब वेलफेयर मोटिव किस इकोनॉमी का होता है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है ये होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल इज, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। नेचर कैसा है? प्रैग्मेटिक इन नेचर। इट इज व्हाट? प्रैक्टिकल, लॉजिकल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऐसी कौन सी चीज है जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं ये तो नहीं कह सकती कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर हाँ काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत मार्क किया है। कई लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम अनलिमिटेड वॉन्ट्स भी तो आंसर हो सकता है ना, क्योंकि हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, आप ही तो कहते हैं। कई बच्चों ने बोला मैम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस होते हैं,
ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस होते हैं, आपने ही तो बोला। मैंने देखो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस कभी नहीं कहा, मैंने कहा ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेस के। जैसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है उसके बहुत यूजेस हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी कुछ है नहीं। अब आपको ए और सी में से डिसाइड करना था। अब मुझे एक बात बताओ कि रिसोर्सेज चाहे लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो, वांट्स कैसे भी हो, एक बात बताओ, अगर रिसोर्सेज स्कैरसिटी नहीं होती, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, तो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, है ना, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती? नहीं होती। इसलिए स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विल बी द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट करेक्ट आंसर हियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डिमांड फोरकास्टिंग का। ये क्या बोल रहा है देखो, डिमांड फोरकास्टिंग बाय मीन्स ऑफ आस्किंग द कस्टमर व्हाट दे आर गोइंग टू बाय कम्स अंडर। मतलब अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं आपकी बुक में डिमांड फोरकास्टिंग के। तो अगर आप कस्टमर से पूछते हैं, ठीक है, आप डिमांड फोरकास्ट करते हैं कस्टमर से पूछने के तरीके से कि आपको क्या चाहिए, है ना, कस्टमर क्या खरीदने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। बायर मतलब कस्टमर के इंटेंशन का सर्वे करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। So guys, these were the 57 questions which were asked from your economics module। 57 questions पूछे गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देती हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से 9 क्वेश्चंस ईच उन्होंने पूछे, ठीक है। चैप्टर 1 से 9 क्वेश्चंस, चैप्टर 2 से भी 9 क्वेश्चंस, चैप्टर 3 से प्रोडक्शन और कॉस्ट से उन्होंने 7 और 4 मतलब टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे। चैप्टर 4 से उन्होंने पूछे 17 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल 17 क्वेश्चन। चैप्टर 5 से उन्होंने पूछे 11 क्वेश्चंस। और इस तरीके से 9 + 9 + 11 + 11 + 17 होते हैं 57 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वर आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और इन 57 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला टेक अवे पॉइंट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात जो आपको एकदम जहन में बिठा लेनी चाहिए इस इकोनॉमिक्स के पेपर को देखते हुए, कि आपको आईसीएआई का दिया हुआ वेटेज जरूर फॉलो करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो आईसीएआई ने वेटेज दिया है उसको आप फॉलो करें, ठीक है। फर्स्ट चीज, आईसीएआई का वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन उसने अपने वेटेज का पूरा मान रखा। सेकंड, आपको पढ़ना कहाँ से है, यू हैव टू ओनली रीड योर मॉड्यूल। मैंने आपको एग्जाम्पल पेज नंबर भी बताया, जो एग्जैक्टली ऐसे कैसे उसने न्यूमेरिकल में पूछा, थ्योरी में उसने ऐसे कैसे लाइन उठा के पूछी है। तो मैं आपको बोल रही हूँ मॉड्यूल से ही आप पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा स्कैनर, एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा टेक अवे पॉइंट, आप न्यूमेरिकल्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि 15 आउट ऑफ 57 क्वेश्चंस, मोर देन 25% ऑफ योर पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज, पढ़ना किस ऑर्डर में है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़िए, फिर चैप्टर 5 पढ़िए, जब आप रिवीजन कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर आप चैप्टर 2, 3 और 4 को रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। चैप्टर 1 और 5 जल्दी से हो जाएंगे, छोटे हैं, थ्योरी हैं। उसके बाद आप चैप्टर 2, 3 और 4 को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिफ्थ थिंग, चैप्टर 4 कैसे करें मैम? चैप्टर 4 बहुत बड़ा सरदर्द है, उसको कैसे कवर करें मैम? आपने यूट्यूब पर भी पूरे वीडियोस नहीं दिए हैं। देखिए, पहली बात, मैंने यूट्यूब पे 10 वीडियोस चैप्टर 4 के दिए हैं, 10 वीडियोस। उनको आप प्लीज उसी सीक्वेंस में देखिए जैसे मैंने बनाए हैं। आपके मॉड्यूल में जिस तरीके से दिया है और मैंने जिस तरीके से पढ़ाया उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एक कोशिश की है मैंने उनको थोड़ा आसान करने की। आई होप वो कोशिश कहीं मैं थोड़ी सी उसमें कामयाब हो पाई हूँ। तो आप उस कोशिश को एक बार ट्राई करें, उसको पढ़ें, इन वीडियोस की मदद से चैप्टर 4 को पढ़ें। दूसरी चीज़, चैप्टर 4 का एक रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है 40 मिनट्स का, उससे ज़रूर देख लें आप, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपको क्या करना है, बाकी के वीडियोस भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी चैप्टर 4 के। बट आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस चैप्टर में, इस
क्वेश्चन पेपर में जो नोटिस की वो ये है कि उसने चैप्टर 4 से टोटल चैप्टर 4 से उसने 17 क्वेश्चंस पूछे, जिनमें से आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन आप टैली कर सकते हैं 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस वन टॉपिक दैट इज ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली से उसने क्वेश्चन पूछे 9 क्वेश्चन, 17 में से 9 क्वेश्चन उसने ओलिगोपॉली से पूछे। ठीक है, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन उसने एक सिंगल टॉपिक से पूछ लिए। तो अगली बार भी ऐसा हो सकता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो 4 मार्केट फॉर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में, देखिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं परफेक्ट कंपटीशन में। बेसिकली मोनोपोली, मेरे अकॉर्डिंग मोनोपोली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलिगोपॉली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इस बार उसने ओलिगोपॉली पे फोकस कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि जनवरी में भी वो ओलिगोपॉली पर फोकस करेगा, ऑल्दो इट कैन हैपन, बट आई थिंक शायद नहीं होगा। और मोनोपोलिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, सो मेरी थिंकिंग यही है कि आपको शायद मोनोपोली पर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो एग्जाम में पूछ सकता है जनवरी अटेम्प्ट में खासकर। सो दीज वर माई हाईलाइट्स फॉर द डे, दीज वर माई पॉइंट्स विच आई फील आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी कैन लिटरली वी शुड टेक अवे फ्रॉम दिस पेपर ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, इस पेपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो चीज़ें मैंने नोटिस की, वो मैंने आपको बता दी। एक और चीज़, प्लीज़ 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 इधर उधर मत जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत सॉल्व करो, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मत खरीदो, इधर उधर से मत जुगाड़ो। आपको केवल ये करना है कि मॉड्यूल में जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, जो बैक क्वेश्चन दिए हैं, मॉड्यूल में चैप्टर्स खत्म होने के बाद सेल्फ एग्जाम क्वेश्चन दिए हैं सेट 1 सेट 2 और पास्ट ईयर पेपर्स और MTPs, इनको मिनिमम आई एम टेलिंग यू 3 टाइम्स, प्लीज 3 टाइम्स आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल बी डन। देन 3 बार आप ये अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको जितने एक्स्ट्रा MCQs, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, सी इंस्टीट्यूट का स्कैनर, जो सॉल्व करना है करो, पर पहले ये सारी चीजें 3 बार सॉल्व कर लो। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप this video was helpful for you, and if it was then please give it a big fat thumbs up। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के पेपर रिव्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप नवंबर 2019 के पेपर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब्जेक्ट का लिंक पा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। And if you want to join the live classes or the CA Foundation mock test series with us, then following are the numbers. इन numbers पे आप कॉल करके registration कर सकते हैं। I wish you all the best. Stay healthy, be happy. Bye bye.